है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना? बताइए, टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा वर्ष 1782 में। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वर्ष 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर कितनी थी? बताइए, वर्ष 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले जो पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर थी वो कितनी थी? तो याद रखिएगा 78.8 थी। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? बताइए, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो याद रखिएगा 238 होते हैं भाई। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है? बताइए, भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है? तो आप जानते हैं कि एक राष्ट्रपति है और दोनों सदन, ये दोनों जो आपके सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा और इसके साथ राष्ट्रपति, ये दोनों तीनों भारतीय संसद में शामिल होते हैं। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5। गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? बताइए, गिद्दा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो याद रखिएगा पंजाब राज्य से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। त्रिशूरपुरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? बताइए, आप सीधा सीधा बताइए कि त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा केरल राज्य में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? बताइए, भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा भारत का निर्वाचन आयोग। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी? बताइए, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन इस सवाल का यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक था? पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1951 में स्टार्ट हुआ था, 56 में समाप्त हुआ था। और दूसरी 1956 में स्टार्ट हुआ था और 1961 तक चला था। और तीसरी मेरे दोस्त 1961 में स्टार्ट हुआ था और 1966 में समाप्त हुआ था। ये बात याद रखिएगा आप लोग। और पहली तो हमने आपको बता दिया, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में स्टार्ट हुआ था और 1990 में समाप्त हुआ था। और 6वीं पंचवर्षीय योजना एक साल पहले कर लीजिए, यानी 1980 में स्टार्ट हुआ था। 1980 में स्टार्ट हुआ था, 1985 में समाप्त हुआ था। तो उसी की तुरंत बाद यानी 6वीं के बाद तुरंत 7वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था 1985 से 1990 के बीच में। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा भाग पहला है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? तो आप सभी को मालूम है कि 100 दिनों का उन लोगों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किसके नाम से जाना जाता था? बताइए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सर जी राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? बताइए दोस्त, इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो आप सभी को मालूम है 7 देशों के साथ। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताइए दोस्त, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू किया गया? तो सर जी 1930 में। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? बताइए, उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो सर जी रुद्र बीड़ा का वादन करते थे। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? बताइए, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम ये किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए कालिदास द्वारा। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16। गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? बताइए, गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से ये किस राज्य का मूल त्योहार है? तो सर जी गणगौर त्योहार तो राजस्थान का है। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना यह किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? बताइए, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, तो सर जी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18। साई खो मीराबाई चानू एक कौन सी प्लेयर हैं? किस खेल से बिलोंग करती हैं साई खोम मीराबाई चानू? तो सर ये एक भारतीय भारोत्तोलन है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 19। डैश नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुई है। तो बताइए साथी, ऐसा कौन सा नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुई है? कमेंट करके बताइए। जैसे कथक ये यूपी का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम आप देखेंगे तो साथी कहाँ का? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का? कोई बता सकता है? इस सवाल का राइट ऑप्शन तो डी हो जाएगा। मोहिनीअट्टम बताइए मेरे दोस्त कमेंट करके, कर्नाटक या तमिलनाडु? चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, कमेंट करके बताइए कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य का है, किस राज्य में उत्पन्न हुआ था, कर्नाटक या तमिलनाडु? कमेंट करके बताइए आप लोग। इस सवाल का तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो दोस्त मेरे याद रखिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 21। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? भारत की किस देश के साथ खुली सीमा है? तो नेपाल देश के साथ है भाई। ऑप्शन सी यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22। कुडनकुलम नाविकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? बताइए, कुडनकुलम नाविकीय ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो सर जी ये तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है?
तो सर ये अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? बताइए, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो सर ये 1942 में आया। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? बताइए, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए, लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऑप्शन भी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। वर्ष 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? यानी देखिए, हम आपको बताएं 3 देशों में आयोजित हुआ था। 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी, भारत ने दूसरी बार 50 ओवरों का वर्ल्ड कप जीता था। आप सभी को मालूम है, पहला 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, जहां इंग्लैंड में हुआ था। वेस्ट इंडीज को हराए थे भारत ने। और इस बार मेरे दोस्त जो मेजबान देश हुए, 3 देश में हुए थे। एक भारत में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था और बांग्लादेश, इन तीनों देश में हुआ था। और जो मेरे दोस्त अगला 2027 वाला वर्ल्ड कप होने वाला है ना, ये फिर से 3 देशों में होने वाला है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, 2027 वाला। तो इस सवाल का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। फटोरपा जात्रा और मांडो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए, फटोरपा जात्रा और मांडो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, गोवा राज्य से है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा आप लोग साथी। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की गरीबी में अत्यधिक कमी आने लगी? तीव्र आर्थिक विकास के कारण किस वर्ष से भारत की गरीबी में अत्यधिक कमी आने लगी थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1991 से। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए 1852 में लड़ा गया था। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? बताइए, इस सवाल का परफेक्टली आंसर दीजिए। तो भारत में वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल, तो आप सभी को मालूम है कि नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तो इस सवाल का ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। डैश किसकी अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी यूएसएसआर के संविधान से ली गई है? बताइए दोस्त। तो यदि आपको मालूम होगा कि यूएसएसआर से क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। तो यहां से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रस्तावना भी जो लिया गया भारतीय संविधान यूएसए से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बनेगा परफेक्ट आंसर? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 129 में। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य कितने प्रतिशत था? 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य कितना प्रतिशत था? तो दोस्त मेरे याद रखिए 8% था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो भाई परसों भारत ने इतिहास रच दिया है। आप सभी को मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया को दूसरे सेमीफाइनल में हरा दिया भाई। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले बैटिंग करते हुए 338 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। ऐसा लग रहा था कि भारत स्कोर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 2017 से अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने एक भी मैच नहीं हारा था। और जो 2017 में हारा था ना, तो भारतीय महिलाओं ने ही हराया था। और आज 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया हारा है। अभी तक बिल्कुल विजेता की तरह खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले, एक भी मैच नहीं हारे थे इस वर्ल्ड कप में भी। आज उनका आखिरी मैच जो सेमीफाइनल था उसमें आप उनको हार मिली है।
तो शेफाली वर्मा एक ओपनर बैट्समैन के रूप में आई थी परसों खेलने, आप सभी को मालूम है, वो क्रिकेट खेल से संबंधित है भाई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? सबसे अधिक थी भाई। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% मेरे दोस्त जो जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर थी। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? बताइए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो याद रखिए डीवाई चंद्रचूड़ ने। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो गुरु याद रखिएगा मेघालय राज्य की। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक के कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य कर्नाटक के कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए डोलू कुनीठा। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को हल करके जाना है क्योंकि समय बहुत कम है, 11 दिनों का समय बाकी है। तो मेरे दोस्त लगभग आप जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल उसको लगाइए, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट को लगाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब आप कुछ नया करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करिए, जितना आप पढ़े हैं, जितना प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा ताल वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा अल्लाह रखा है। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? बताइए, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो दोस्त मेरे याद रखिए अनुपमा होसकरे ने। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट की पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट की पीठासीन अधिकारी कौन है? तो सर जी उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? तो दोस्त मेरे याद रखिए वर्ष 1930 में। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, तो साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई आप यदि चैनल पे नए सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, बगल में बेल घंटा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। पल पल अपडेट के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको डेली क्लास मिलेगी। और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करिएगा और लाइक तो आप सभी दोस्त कर देंगे। ओके, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ये किस धर्म के अनुयायी बने थे? तो आप सभी को मालूम है कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? बताइए, भारत की किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो याद रखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ? बताइए, पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो याद रखिए 2009 में। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? तो दोस्त मेरे किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? तो सर जी मोहिनीअट्टम का है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो वर्ष 1931 में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49, कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पूंछ वाले का संबंध किस घराने से है? बताइए, कृष्णराव शंकर पंडित राजा भैया पूंछ वाले का संबंध किस घराने से है? तो याद रखिए ग्वालियर घराने से है। डी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए, किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सर जी एमएस स्वामीनाथन को। तो इस सवाल का ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर 51 कॉल करिए। के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? बताइए दोस्त, किसके पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? तो सर जी ऐसा तो राष्ट्रपति के पास होती है। ओके, ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर 52, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के संबंध में एचवाईवी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, हरित क्रांति के संबंध में एचवाईवी का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई यील्डिंग वैरायटीज है। ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? बताइए, कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो सर ये सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54, छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए, छऊ नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो सर जी पश्चिम बंगाल से है। ऑप्शन सी इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बताइए, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भूटान देश है, बांग्लादेश है, नेपाल है, लेकिन चीन देश नहीं है सार्क का सदस्य। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कॉल करिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? बताइए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर पूछ रहा आप सभी से, तो कितने प्रतिशत है? तो याद रखिए 64.83% था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 57, दक्षिण भारत में एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, दक्षिण भारत में उर एक ग्राम सभा थी। उर नामक एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 58, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी किस वर्ष को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया? बताइए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी वर्ष 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 59, 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो 2023 में मनाया गया था मेरे दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिए। धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के किस शासक से है? बताइए, धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के किस शासक से है? तो अशोक से है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो फाइनली मेरे दोस्त 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का कितना स्कोर रहा इन 60 क्वेश्चन में से? ईमानदारी के साथ बताइएगा सभी दोस्त। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आई होगी। जो डेली हम आपको क्लास देंगे मेरे दोस्त उसको तैयार करना है। ओके, क्योंकि साथ ही जिस लेवल के सवाल आपको पूछे जाएंगे पेपर में, इसी लेवल के हम डेली क्वेश्चन करवाएंगे आपको क्लास में। डेली आपको क्लास करनी है। अब बस आपका कोई भी मन में डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी,
ठीक है, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करेगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।